Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Students, we are reading first lesson our constitution और इसमें हमें अब तक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की टाइप्स कितनी थी, टाइप्स के बारे में भी हमने पढ़ा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की 4 टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अब बात आती है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तैयार करने के लिए एक असेंबली बनाई गई थी जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का नाम देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनाई गई थी और उन्होंने कैसे कैसे काम किया था, अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इस लेसन में हमने अब तक कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन किस वर्ड से बना है, ये चीज पढ़ी थी। अब आगे हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में और है क्या। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को बनकर के तैयार हुई थी। यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी जो सबसे पहली बैठक हुई थी, पहली असेंबली जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लेकिन इसकी प्रोसेस जो थी वो जुलाई 1946 में स्टार्ट हो गई थी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें जो मेंबर्स थे वो ये नहीं थे कि भाई अपनी मर्जी से कोई भी आया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल हो गया। इसके लिए क्या किया था, इसके लिए सीट्स जो थी वो डिसाइड की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए कितनी सीटें डिसाइड करनी है। तो इसके लिए जो सीटें डिसाइड की गई थी वो 385 डिसाइड की गई थी। लेकिन ये 385 सीट्स जो थी ये एक ही जगह से नहीं लेनी थी, ये पूरे इंडिया को कवर करती थी। जिस तरह से आजकल इलेक्शन के लिए सीट्स रिजर्व की जाती हैं कि जितनी भी, जैसे हमारे लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा के इलेक्शन के लिए हमारे यहाँ पर जो 543 सीट्स जो हैं उनके लिए इलेक्शन करवाया जाता है, तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स के लिए भी 385 सीट्स के लिए इलेक्शन करवाया गया था। ये इलेक्शन क्यों करवाया गया था, इसका रीजन था क्योंकि मान लीजिए किसी एक एरिया से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर्स शामिल कर लिए जाते हैं तो वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही सोचेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज इंक्लूड करने थे वो अपनी भलाई के लिए, यानी कि जो उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे उन्हीं कानूनों को उसमें शामिल करेंगे। इसलिए जो सीट्स थी वो पूरे इंडिया से ली गई थी और पूरे इंडिया के एरिया को कवर किया गया था। उस टाइम पर इंडिया जो है उसमें कुछ स्टेट्स थे और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स भी थे जिसको हम हिंदी में रजवाड़े बोलते हैं। तो 385 सीट्स में स्टेट से जो सीट ली गई थी वो 292 ली गई थी, यानी कि 292 सीटें जो थी वो कहाँ से ली गई थी, स्टेट से ली गई थी। उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स जिसको हम रजवाड़े बोलते हैं, देसी रियासतें बोलते हैं, तो यहाँ से 93 सीट्स को लिया गया था। यानी कि 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट से चुनकर आए थे। अब ये जो मेंबर्स थे इनमें ये भी नहीं था कि भाई सारे के सारे हिंदू शामिल कर लिए गए थे या सारे के सारे मुस्लिम शामिल कर लिए गए थे या सारे के सारे सिख शामिल कर लिए गए थे। जो ज़्यादातर यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो जनरल कैटेगरी, यानी कि ज़्यादातर हिंदूज की, मुस्लिम की, सिख्स की ही ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन थी। तो कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड कर दिया गया, यानी कि 385 जो सीट्स थी इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी थी, जनरल, मुस्लिम्स और सिख्स। यानी कि जनरल कैटेगरी की जो सीटें थी वो जनरल कैटेगरी से रिलेटेड जो पॉपुलेशन थी उसके बेस पर डिवाइड कर दी गई। मुस्लिम कैटेगरीज में मुस्लिम की जो पॉपुलेशन थी उसके बेस पर उतनी ही सीटें उनको लिए रिजर्व कर दी गई और सिख्स पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सिख्स की जो सीट थी वो रिजर्व कर दी गई। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था। फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज इंक्लूड किए, कॉन्स्टिट्यूशन को बना करके तैयार किया गया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को बना करके तैयार कर लिया गया।
और इसमें जो टोटल टाइम लगा था वो 2 years 11 months और 18 days का लगा था, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम इसमें लगा था। अब बात आती है कि जो 26 नवंबर 1946 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हो गया था, तो इसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। क्यों किया गया, इसका भी एक रीजन दिया जाता है, क्योंकि जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने 26 जनवरी 1930 को अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था। लेकिन हमारी जो इंडिपेंडेंस थी वो कब मिली थी, हमें फ्रीडम कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। तो अब 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी, तो हमें जो इंडिपेंडेंस डे था वो तो 15 अगस्त को ही मनाना था। लेकिन हमें 26 जनवरी जो पहले हमने इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया था उसको भी यादगार बनाना था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को तैयार होने के बावजूद उसको लागू किया गया था, कभी 26 जनवरी 1950 को। इसका रीज़न यही है कि हम 26 जनवरी को एक यादगार दिन के रूप में देखना चाहते थे। तो उस दिन हमारा देश इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बन गया था। उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो संविधान तैयार किया था, कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार किया था, उसको कैसे कैसे तैयार किया गया था, उसमें जो लॉज रूल्स जो इंक्लूड किए थे वो कहाँ कहाँ से किए थे। तो इसमें सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से बहुत सारे लॉज जो हैं वो शामिल किए गए थे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज को शामिल किया गया था। और दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया है और बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो दूसरे देशों से लिए गए हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने जो भी दूसरे संविधानों में अच्छी चीज़ें दिखाई दी वही अपने संविधान में इंक्लूड करते चले गए। इसके बाद हम अगर कंट्री वाइज देखते हैं तो उससे हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। जो मेन चीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे कि हमने मेन जो सिस्टम लिया है या मेन रूल्स जो हमने दूसरे देशों से लिए हैं वो कौन से लिए हैं। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज़ और है इसमें, हम पहले मैंने जैसे बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दूसरे देशों से लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी थी उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया। इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैग ऑफ बोरोइंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि उधार का थैला माना जाता है। उधार का थैला क्यों माना जाता है, क्योंकि हमने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की हैं। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया है। हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया गया है वो कहाँ से लिया है, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर लोकसभा स्पीकर की जो पोस्ट होती है, जो लोकसभा के हेड के रूप में काम करता है, लोकसभा की जितनी भी कन्वेंशंस होती हैं, बैठकें होती हैं, उन सभी को कौन हैंडल करता है, लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर की जो पोस्ट है वो भी कहाँ से ली है, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। उसके बाद आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कानून का शासन भारत में लागू किया है। कानून का शासन है, कानून का शासन जो सिस्टम लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद आता है रिट। रिट जो होता है ये एक लीगल रिपोर्ट होती है या लीगल ऑर्डर होता है किसी भी कानून का, या मतलब किसी भी कोर्ट के द्वारा जो लीगल ऑर्डर दिया जाता है उसको रिट बोलते हैं। रिट जो होती है ये 5 टाइप्स की होती है। इसको हम आगे आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे।
डिटेल में। तो रिट जो है, रिट वाला जो सिस्टम है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आता है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स को लिया है, फंडामेंटल राइट्स को लिया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लिया है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी को लिया है, जुडिशियल रिव्यू को लिया है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, इनके बारे में हम आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो किसी भी आदमी की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश में बना है ये भी कहाँ से लिया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है, ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका वाला जो सिस्टम है, ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही देख करके लिया है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्अवलोकन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनर्अवलोकन। तो ये वाला सिस्टम भी हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फोर्थ पॉइंट आता है कनाडा। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है इंडिया में। और फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। मीन्स कहने का ये है कि जैसे हमारे हरियाणा में एक तरफ तो मनोहर लाल खट्टर जो हमारे सीएम हैं, उनकी सरकार है, ऊपर उनसे ऊपर सेंट्रल लेवल पर भी गवर्नमेंट है जिसमें मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार है। तो दोनों स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उनमें पावरफुल की कौन सी मानी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम है ये हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब देखते हो कि हर हमने स्टेट लेवल पर गवर्नर को अपॉइंट करना होता है। हमारा जैसे हरियाणा में जो प्रेजेंट गवर्नर है मिस्टर सत्यदेव नारायण आर्य, तो हमने क्या किया है? स्टेट लेवल पर गवर्नर को अपॉइंट करने का सिस्टम अपना रखा है। ये हमने कहाँ से लिया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर रेजिडियरी पावर्स। रेजिडियरी पावर्स का मतलब होता है अवशिष्ट शक्तियाँ। क्या होता है? अवशिष्ट शक्तियाँ। ये भी हमने कहाँ से ली है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड, यहाँ हमने क्या है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से लिया है। यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये, इनके पीछे पावर ऑफ लॉ नहीं होती, यानी कि कानूनी शक्ति नहीं होती। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनके अकॉर्डिंग काम कर सकती है, लेकिन इन गवर्नमेंट पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाला जो सिस्टम है ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। फिर है राज्यसभा। राज्यसभा भी कहाँ से ली है? हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद आता है फ्रांस। फ्रांस जो है ये क्या है? लिबर्टी इक्वलिटी। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? लिबर्टी और इक्वलिटी को, यानी कि स्वतंत्रता और समानता को। ये हमारे लिए बेहद ज़्यादा जरूरी थे। ऑस्ट्रेलियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया है हमने कॉन्कॉर्ड लिस्ट को। हमने लिस्ट के बारे में पहले, अब से पहले यानी कि 10th क्लास तक भी पढ़ा है। कॉन्कॉर्ड लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती है। तो यूनियन लिस्ट जिसको हम सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं और केंद्र सूची बोलते हैं इसको हिंदी में। उसके बाद स्टेट लिस्ट होती है जिसको राज्य सूची बोलते हैं। एक होता है क्या? एक होता है कॉन्कॉर्ड लिस्ट। कॉन्कॉर्ड लिस्ट का मतलब होता है
ये जो जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों में किसी चीज को लेकर के बहस होती है या फिर एक तरह से मतलब उनमें झगड़ा होता है कानून बनाने से रिलेटेड, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी वही माना जाएगा। फिर आता है जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है हमने, ये प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी पावर्स। हमारे देश में क्या है, इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 352, 356, 360 के अकॉर्डिंग। और जो इमरजेंसी लगाने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगा सकता है। तो ये जो पावर ली गई है इमरजेंसी पावर्स, वो कहाँ से ली गई है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। उसके बाद है साउथ अफ्रीकन। साउथ अफ्रीकन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से हमने क्या लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को शामिल किया है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाता है, बदलाव किया जाता है, वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा है वो हमने कहाँ से लिया था, आयरलैंड से लिया था। लेकिन इलेक्शन ऑफ राज्यसभा कहाँ से लिया है, ये साउथ अफ्रीका से लिया है। फिर आता है यूएसएसआर। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ या रूस के संविधान से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है। ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, लेकिन यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए थे हमने, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी शामिल की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कहाँ से ली गई है, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस लेसन में जो मेन पॉइंट्स थे, इस लेसन का जो थीम था वो हमने पढ़ लिया है। इस लेसन में जो जो चीज़ें हमने पढ़नी है या पढ़ने वाले हैं वो सारी यही थी, ये मेन पॉइंट्स थे इस लेसन के। और आप इस लेसन को एक बार वीडियो देखने के बाद अपने आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो आपको सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको वीडियो को देखने के बाद एक बार अपनी टेक्स्ट बुक से पूरे लेसन को कंप्लीटली पढ़ेंगे और आप इनसे रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड अपनी बुक्स का जो लेसन है उसको पढ़ने के बाद 1 मार्क्स के क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 100 अपने आप क्वेश्चन बनाएंगे और आप उन्हीं का आंसर देंगे। 1 वर्ड में, 2 वर्ड्स में या 1 लाइन में उनका आंसर देंगे और आप अपनी नोटबुक में उसको लिखेंगे। यानी कि आप फर्स्ट लेसन से 100 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के, 1 मार्क में, वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू।